ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो 100 सालों में फैली हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें उत्तर भारत की समुदाय जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोही होने से लेकर एक नई व्यवस्था में शासक बनने तक का सफर तय करती है। यह एक अविश्वसनीय राजनीतिक यात्रा है और हम जानेंगे कि यह सब कैसे हुआ। तो यहाँ हम जिस बड़े सवाल से जूझ रहे हैं वह यह है, आखिरकार वे समुदाय जिन्होंने कभी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वे हिंदुत्व राजनीति के उदय में इतने केंद्रीय कैसे बन गए? यह वाकई एक बहुत जटिल कहानी है जिसमें कई उतार चढ़ाव हैं, और यह हमें यह समझने में बहुत कुछ सिखाती है कि आधुनिक भारत में सत्ता असल में कैसे काम करती है। तो हम इस पूरी यात्रा का पता लगाएंगे, खासकर पशुपालक किसान समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जैसे यादव, कुर्मी और कोयरी जैसी जातियों पर। वे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के इन विद्रोही चुनौतीकर्ताओं से, यकीन मानिए, एक बिल्कुल अलग राजनीतिक कहानी के मुख्य किरदार बन गए। और भले ही यह एक साधारण विद्रोही से शासक की कहानी लगे, लेकिन यकीन मानिए, उन्होंने जो रास्ता तय किया वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। सही है, तो यह बड़ा बदलाव एकदम से नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। यह एक लंबी खिंची हुई प्रक्रिया थी, एक सामाजिक राजनीतिक विकास जिसे अक्सर इतिहास की किताबों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यह सब शुरू हुआ औपनिवेशिक युग में जड़ जमाए हुए आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सीधी चुनौती देने से। और आपको समझना होगा, ये सिर्फ सामाजिक दर्जे की बात नहीं थी। असल में यह गहरा आर्थिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। यह उस सोच को चुनौती देने की बात थी कि आपकी जाति ही यह तय करे कि आपकी कीमत क्या है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या एक इंसान के तौर पर। तो सवाल यह है कि यह विद्रोह आखिर शुरू कहाँ से हुआ? तो ये सब शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन के दौरान एक बेहद भेदभावपूर्ण कर प्रणाली से। और पूरी बात, पूरा संघर्ष उस अन्याय के एकमात्र शक्तिशाली प्रतीक के इर्द गिर्द घूमता था। ठीक है, तो ये समझिए, ब्रिटिश शासन के तहत यह व्यवस्था बेहद अन्यायपूर्ण थी। ऊंची जातियों के लोग थे, वे जनेऊ पहनते थे, यह पवित्र धागा, और इसके लिए उन्हें कर में छूट मिलती थी। लेकिन फिर चरवाहा किसान समुदाय थे जिन्हें जनेऊ पहनने की मनाही थी, और इसी वजह से उन्हें भूमि राजस्व के रूप में 4 गुना तक ज्यादा कर चुकाना पड़ता था। मेरा मतलब है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये लगातार रोजाना सार्वजनिक अपमान था। हाँ, वही जनेऊ, ये सारी विशेषाधिकार का दिखने वाला प्रतीक था। ये रोजाना याद दिलाता था कि कौन इस क्लब में है और कौन बाहर है। लेकिन यहाँ सबसे शानदार बात है, यही बहिष्कार का प्रतीक अब उल्टा होने वाला था और विरोध के एक शक्तिशाली हथियार में बदलने वाला था। और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दिसंबर 1911 में एक समाज सुधारक रस बिहारी मंडल के नाम से यह अद्भुत विचार आया। उन्होंने मूल रूप से कहा, अगर जनेऊ तुम्हें ताकत और कर में छूट देता है तो हम सब जनेऊ पहनेंगे। उन्होंने सभी के लिए इसे अपनाने का एक आंदोलन शुरू किया। यह एक बहुत ही साधारण कार्य था, लेकिन यह पूरी तरह से क्रांतिकारी था। यह पूरे सिस्टम के प्रतीकात्मक क्रम को सीधी चुनौती थी। अब, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस तरह की अवज्ञा की कार्रवाई ज्यादा समय तक केवल प्रतीकात्मक नहीं रही, इसने एक बहुत ही हिंसक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। और विडंबना यह है कि वही हिंसा एक नई राजनीतिक चेतना के निर्माण का कारण बनी, जिसने आगे चलकर उत्तर भारत को पूरी तरह से बदल दिया। तो आइए देखें कि चीजें कैसे बढ़ीं। जनू आंदोलन 1911 में एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में शुरू होता है। एक दशक से भी अधिक समय तक यह आंदोलन गति पकड़ता रहा, लेकिन फिर प्रतिरोध पूरी तरह से क्रूर हो गया। और वही क्रूरता, जैसा कि अक्सर होता है, असली संगठित राजनीतिक कार्रवाई की चिंगारी बन गई। और हम यहाँ किसी मामूली झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। लाकाचक नामक एक गांव में स्थानीय ऊंची जाति के जमींदारों ने किसानों को जनवा समारोह करते देखा और इसे धार्मिक अपमान समझा। इसलिए उन्होंने इन निहत्थे किसानों पर तलवारों और भालों से पूरी तरह हिंसक हमला कर दिया। यह भयावह था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार लाकाचक हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध इस घटना में 80 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार असली संख्या शायद इससे कहीं ज्यादा थी। यह आंदोलन को हमेशा के लिए कुचलने की एक स्पष्ट, क्रूर कोशिश थी। लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। आंदोलन को चुप कराने के बजाय इस हत्याकांड ने उसमें नई जान फूंक दी। यह एक शक्तिशाली एकजुटता का नारा बन गया। सिर्फ 8 साल बाद 1933 में यादव, कुर्मी और कुरी समुदाय एक साथ आए और त्रिवेणी संघ का गठन किया। ये बहुत बड़ी बात थी।
यह उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों के लिए पहला वास्तविक राजनीतिक मंच था और इसने एक ऐसी विरासत बनाई जिसे नेता पीढ़ियों तक आगे बढ़ाते रहे। तो ये राजनीतिक शक्ति लगातार बढ़ती रही और ये सिर्फ एक क्षेत्रीय चीज तक सीमित नहीं रही। 20वीं सदी के अंत तक यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया जिसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव हिला दी। और निश्चित रूप से इससे एक बड़ा वैचारिक टकराव हुआ जो हमें एक ऐतिहासिक क्षण तक ले जाता है, मंडल आयोग। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अब ध्यान दें, ओबीसी आबादी का 52% हिस्सा थे। यह एक गेम चेंजर था। इसने दशकों की संघर्ष और सामाजिक चेतना को वास्तविक ठोस राजनीतिक शक्ति में बदल दिया और इसी ने 1990 के दशक में एक बड़े वैचारिक टकराव की नींव रखी, जिसे प्रसिद्ध रूप से मंडल बनाम कमंडल के नाम से जाना गया। तो एक तरफ है मंडल राजनीति, जो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों को आरक्षण जैसी चीजों के जरिए सशक्त बनाने पर केंद्रित थी, और दूसरी तरफ है कमंडल राजनीति। यह पूरी तरह हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित थी, जिसका मकसद जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी हिंदुओं को एकजुट करना था, और अक्सर खासतौर पर मंडल आंदोलन का मुकाबला करने के लिए। तो इसके जवाब में प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों जैसे आरएसएस ने एक काफी परिष्कृत प्रतिव्यवस्था तैयार की। इसका मकसद इस नई सामाजिक न्याय की एकता को तोड़ना था। इस योजना में मूल रूप से 3 चरणों की प्रक्रिया थी। पहला, किसी प्रमुख ओबीसी समूह को जैसे यादवों को अलग थलग करना और उन्हें ऐसे दिखाना कि वे ही सारे लाभ ले रहे हैं। दूसरा चरण, बाकी ओबीसी और दलित समूहों को उनके खिलाफ करना, यह कहते हुए देखो असली समस्या तो यही लोग हैं। और अंत में तीसरा चरण, अब इन बिखरे हुए समूहों को एकत्रित करना और उन्हें एक नई शक्तिशाली हिंदुत्व गठबंधन में बदल देना। तो क्या यह कामयाब हुआ? आइए इस पूरे 100 साल की यात्रा के नतीजे पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यह प्रतिव्यवस्था किस तरह उत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल गई। दरअसल इस नई रणनीति ने एक नए तरह के नेता के लिए रास्ता तैयार किया। हमने बिहार में नीतीश कुमार जैसे नेताओं को उभरते हुए देखा। इन्हें अधिक संतुलित ओबीसी नेताओं के रूप में पेश किया गया। ये ऐसे लोग थे जो व्यापक ओबीसी वर्ग को आकर्षित कर सकते थे, लेकिन साथ ही ऊंची जाति के मतदाताओं के लिए भी स्वीकार्य माने जाते थे। और इसका असर यह हुआ कि हिंदुत्व राजनीति की सामाजिक स्वीकार्यता और भी बढ़ गई। और जब आप राजनीतिक यात्रा को देखते हैं तो नतीजा बिल्कुल साफ नजर आता है। आप देखते हैं कि मंडल से प्रेरित उस बड़ी व्यापक सामाजिक न्याय गठबंधन की ताकत धीरे धीरे लेकिन लगातार कमजोर होती गई। और ठीक उसी समय आप देखते हैं कि यह नया एकजुट हिंदुत्व गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। और यही पूरी ऐतिहासिक कहानी आज तक आ पहुंचती है। हम जिस विश्लेषण को देख रहे हैं वह यह सुझाव देता है कि अगर भाजपा जैसी कोई पार्टी जो हिंदुत्व आंदोलन के केंद्र में है, बिहार जैसे राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, तो यह कोई अचानक हुआ राजनीतिक बदलाव नहीं होगा। यह उस दशकों पुराने सामाजिक पुनर्निर्माण परियोजना का प्रत्यक्ष परिणाम होगा, जिसकी शुरुआत मंडल आंदोलन के जवाब में एक प्रतिघात के रूप में हुई थी। जब आप पीछे हटकर 100 साल की यात्रा देखते हैं तो यह हैरान करने वाला है। आपके सामने एक समुदाय है जिसने व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों को अपनाकर उसके खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने उसी से राजनीतिक शक्ति बनाई, लेकिन फिर देखा कि वही शक्ति विभाजित हो गई, टूट गई और एक नई प्रमुख राजनीतिक कहानी में समाहित हो गई। यह इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि शक्ति और पहचान वास्तव में कितनी तरल और बदलने योग्य होती हैं, जो हमें एक अंतिम और मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।